गुजरात के वडोदरा जिले के रहने वाले महेश्वरी पटेल के यहाँ बड़े स्तर पर सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास की खेती होती है। कपास की चुगाई के लिए वह दूर के गांव के मजदूरों को बुला लेता था। जो भी मजदूर उसके यहाँ आते थे, वे परिवार सहित आते थे। पटेल के खेतों में परिवार सहित काम करने से जहां उन परिवारों को एक मुश्त मजदूरी मिल जाती थी, वहीं मालिक को भी मजदूरों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। मजदूरों के आने जाने का किराया भी पटेल ही देता था, इसलिए मजदूर उसके यहाँ खुशी खुशी आते थे। महेश्वरी पटेल के यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती थी। वहां खाने में घी, दूध और छाछ भी मिलती थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि महेश्वरी पटेल के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मेहमानों की तरह खातिर तवज्जो होती थी। एक मजदूर का नाम रहीम था। रहीम के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी हसीना महज 17 साल की थी। किसी वजह से इस साल उसकी पत्नी उसके साथ पटेल के यहाँ नहीं जा पा रही थी। तब रहीम ने अपनी 2 बेटियों के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। अन्य मजदूर अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे। कपास की फसल पकने पर पौधों के फाहों को अलग कराने का काम मजदूरों से कराया जाता है। इस प्रक्रिया को चुगाई या चुनाई कहा जाता है। इस साल 6-7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चुनाई की रकम मजदूरों को अदा की गई थी। इस तरह एक मजदूर दिन भर में चुनाई करके 600 से 700 रुपए कमा लेता है। ज्यादा कमाने के लिए लोग अपने परिवार के साथ यहाँ काम करने आते थे। रहीम अन्य 20 मजदूरों को लेकर पटेल के गांव पहुंच गया। महेश्वरी पटेल का 2 बेटा था, जिसका नाम जितेंद्र राजेंद्र था। राजेंद्र के खेतों के पास ही नरेश, महेश, सुरेश आदि के भी खेत थे। राजेंद्र के खेतों का काम निपटाकर इन मजदूरों को इन पड़ोसी किसानों के खेतों की भी कपास की चुनाई करनी थी। जैसे ही रहीम की मजदूर टोली राजेंद्र के घर पहुंची, उनकी खूब आवभगत हुई। सभी राजेंद्र के घर ही ठहरे। राजेंद्र का घर काफी बड़ा था। घर के पिछवाड़े दर्जन भर दुधारू पशु बंधे रहते थे। सुबह का सारा दूध डेयरी पर भिजवा दिया जाता था, जबकि शाम के दूध का दही जमाया जाता था। अगली सुबह मशीनों से दही मथ कर मक्खन व मट्ठा बनाया जाता था। 2 मजदूर इन पशुओं को संभालते थे। परिवार के मुखिया की पहल पर पहले दिन सभी मजदूरों को खालिस घी का हलवा व हरी सब्जियों से के संग भोजन परोसा गया। सभी मजदूर पटेल परिवार के मेहमान नवाजी से कायल हो गए। रहीम की बड़ी बेटी हसीना तो बेहद खुश थी। हसीना को राजेंद्र और उसके भाई जितेंद्र की पत्नियां दिखाई नहीं दी। चुलबुली हसीना खोजी निगाहों से उनके घर के कई चक्कर लगा चुकी थी, पर दोनों बहुएं उसे दिखाई नहीं दी। उस बीच हसीना राजेंद्र की नजरों में चढ़ गई। अगली सुबह सभी मजदूरों को गांव के खाली पड़े मकान में ठहरना दिया गया। खान की बीवी और हसीना खाना बनाने के लिए घर पर रुक गई, जबकि अन्य सभी कपास चुगाई के लिए राजेंद्र के साथ ट्रैक्टर से खेतों पर चले गए। आधे घंटे बाद राजेंद्र अपने खेतों से सब्जियां तोड़वाकर ले आया और उसे खान की बीवी को देकर कहा, भाभी हसीना को भेजकर दही और छाछ मंगवा लेना। दरअसल राजेंद्र का मन 17 साल की हसीना पर आ गया था, इसलिए वह बहाने से उसे अपने यहाँ बुलाना चाह रहा था। अरे अंकल ठहरो, मैं दही और छाछ लेने आपके साथ ही चलती हूँ। आपके साथ चलने से मुझे सहूलियत रहेगी, कहकर हसीना डोलची लेकर राजेंद्र के पीछे पीछे चल पड़ी। हसीना जैसे ही दलान से बाहर निकली, राजेंद्र ने उसे रोक कर कहा, हसीना तुम अंकल मत कहो, मैं क्या तुम्हारे अब्बू की उम्र का हूँ? गलती हो गई, अब ख्याल रखूंगी। भैया कहूं तो चलेगा?
हसीना ने कहा, अरे भैया, एक बात बताओ, दोनों भाभियां दिखाई नहीं दे रही, कहाँ छिपा दिया है आपने उन्हें? हसीना, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, अब दूसरी बीवी की तलाश में हूँ। कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी कर लूंगा। और हाँ सुन, अब तू बच्ची नहीं रही, मुझे अंकल या भैया कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे राजेंद्र कहो, समझ गई ना? इतना कहकर राजेंद्र आगे बढ़ गया। डोलची उठाए हसीना राजेंद्र के पीछे पीछे चल रही थी। घर पहुंचकर राजेंद्र ने हसीना की डोलची छाछ से भर दी। हसीना डोलची उठाने लगी तो राजेंद्र ने उसका हाथ दबा दिया। इस पर नादान हसीना ने मुस्कुरा दिया। उस रात न राजेंद्र को नींद आई न हसीना को। दोनों ही सारी रातें करवटें बदलते रहे। राजेंद्र शातिर खिलाड़ी था, जबकि हसीना प्रेम के इस खेल से अनाड़ी थी। शातिर राजेंद्र ने हसीना को फंसाने के लिए शब्दों का जाल बुन लिया। उसे फंसाने के लिए वह उससे लच्छेदार बातें करने लगा। उसकी बातों का 17 साल की हसीना पर ऐसा असर पड़ा कि वह भी उसे चाहने लगी। राजेंद्र और उसके बड़े भाई जितेंद्र ने उच्च शिक्षा हासिल करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी शुरू की थी, जिससे उनमें अच्छी पैदावार मिलने लगी थी। दोनों की शादी एक ही परिवार में सगी बहनों से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों भाइयों के गृहस्थ जीवन में ऐसी खटास आई कि मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया। राजेंद्र के परिवार की गिनती इलाके में रसूखदार व प्रभावशाली परिवारों में होती थी। उसके परिवार का इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। परिवार में सभी सुख सुविधाओं के साथ कई लग्जरी गाड़ियां व खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर था। शहरी आबो हवा में पल रही गरीब परिवार की हसीना 17 साल की उम्र में अपने तंदुरुस्त शरीर की वजह से जवान दिखती थी। गेहुआ रंग व गठीले बदन की हसीना पर राजेंद्र इस कदर फिदा हुआ कि वह उसके लिए पागल सा हो गया था। राजेंद्र सुबह के समय खुद ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों को खेतों पर ले जाता था। हसीना राजेंद्र के पास बैठ जाती थी, जबकि अन्य मजदूर पीछे ट्रॉली में बैठते थे। हसीना की छोटी बहन भी राजेंद्र की सीट के पास मडगार्ड पर बैठती थी। शाम को वापसी में भी ऐसा ही होता था। इस बीच मौका मिलने पर राजेंद्र हसीना से हंसी मजाक कर लिया करता था। एक दिन ट्रैक्टर पर आते समय राजेंद्र ने हसीना से धीरे से कहा, आज रात को गली में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मजदूरों को जाखड़ा वाली आए मात्र 6 दिन हुए थे। इस तरह राजेंद्र और हसीना ने पलक झपकते ही दूरियां नाप ली थी। सभी मजदूर थके मांदे होने के कारण खाना खाने के तुरंत बाद नींद के आगोश में समा जाते थे। हसीना ने इसी का फायदा उठाया। जैसे ही सब लोग सो गए, हसीना दबे पांव बाहर निकली। राजेंद्र दीवार की ओट में पहले से ही खड़ा था। हसीना के आते ही उसका हाथ पकड़कर वह राम के खाली पड़े घर में घुस गया। एकांत मिलते ही राजेंद्र ने उसे बाहों में भर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। हसीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सब ठीक नहीं है। हसीना, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा, राजेंद्र ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं, आप शादीशुदा हैं, आप तो मुझे बर्बाद करके चले जाएंगे, मैं जिंदगी भर रोती ही रहूंगी, हसीना ने कहा। राजेंद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हसीना, मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा। तुम मेरी बात पर यकीन करो। अब फैसला तुम्हें करना है कि शादी गुपचुप करोगी या ढोल धमाकों के साथ। राजेंद्र की बातों पर हसीना ने यकीन कर लिया और उसके सामने समर्पण कर दिया। इच्छा पूरी करके दोनों अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। अगली सुबह हसीना के बदन का पोर पोर दर्द कर रहा था। देर रात तक जागने के उससे
सिर दर्द के साथ तेज बुखार भी हो गया था। जब सभी लोग खेतों में जाने लगे तो हसीना ने पिता से कहा, अब्बू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, इसलिए आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो, मैं दवा के लिए छोटे मालिक राजेंद्र को बोल दूंगा, रहीम ने कहा। कुछ देर बाद राजेंद्र ट्रैक्टर लेकर मजदूरों को लेने आया तो रहीम ने कहा, छोटे मालिक, हसीना को बुखार हो रहा है, उसके गांव के डॉक्टर से दवा दिलवा दो, आज वह काम पर नहीं जा रही है। अंकल, आज गांव के डॉक्टर एक शादी में गए हैं, दोपहर के समय मैं शहर जाऊंगा तो वहां से दवा दिला दूंगा, राजेंद्र ने कहा। मजदूरों को खेत में छोड़कर राजेंद्र जल्दी लौट आया और जिप्सी लेकर हसीना के साथ पहुंच गया। दवा दिलाने के बहाने उसने हसीना को जिप्सी में बैठा लिया। जिप्सी स्टार्ट करते हुए उसने चुहलबाजी करते हुए कहा, रानी, तबीयत सचमुच में खराब है या चालाकी से मिलने का उपाय ढूंढा है? देखो जी, आपको मजाक सूझ रहा है और मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ, हसीना ने कहा। जाने मन घबराओ मत, आज ससुर जी की इजाजत लेकर आया हूँ, पूरे दिन घुमाऊंगा और तुम्हारे तन मन का दर्द निकाल कर ही दम लूंगा, राजेंद्र ने कहा। कई घंटे घूमने के बाद राजेंद्र की जिप्सी शहर से लौट आई। शहर में दोनों ने जी भरकर मस्ती की। राजेंद्र ने हसीना को बियर भी पिला दी। राजेंद्र का साथ मिलने पर बिना दवा के ही हसीना ठीक हो गई थी। राजेंद्र की पहल पर हसीना ने एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र गले में पड़े पुराने काले धागे में बांध दिया था। हसीना की पसंद का एक सुर्ख सूट भी राजेंद्र ने खरीद दिया था। शहर में बिताए उन पलों में राजेंद्र हसीना को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि वह उसका शौहर है और समय आने पर वह उसके साथ रीति रिवाज से निकाह कर लेगा। राजेंद्र ने यह भी कहा था कि उसकी पहली पत्नी के जितने भी गहने हैं वह सब उसी के हैं। इसके अलावा वह उसकी पसंद के गहने और बनवा देगा और उसे गहनों से लाद देगा। इस तरह शातिर राजेंद्र उसे लूटता रहा और शादी का सपना संजोए हसीना लूटती रही। राजेंद्र ने उस दिन भी उससे मिलने का वादा करा लिया था। शाम को रहीम लौटा तो हसीना ने राजेंद्र द्वारा दिया गया सूट दिखाते हुए कहा, अब्बा, यह सूट देखो, बड़े मालिक ने दिया है, आपको पहनकर दिखाऊं? सूट बढ़िया और महंगा था। अब्बू के इशारे पर हसीना ने सूट पहन लिया। कढ़ाईदार सुर्ख सूट में हसीना नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। रात को सभी सो गए तो हसीना राजेंद्र से मिलने उसकी खाली मकान में जा पहुंची जहां वह पहले मिली थी। वहां राजेंद्र पहले से ही मौजूद था। उस समय उसके गले में राजेंद्र के नाम का मंगलसूत्र, वह बदन पर वही सुर्ख सूट था। वह अप्सरा सी लग रही थी। राजेंद्र ने उसकी सुंदरता की तारीफ की तो हसीना ने कहा, देखो राजेंद्र, तुम मुझे धोखा मत देना, ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। हट पगली, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? और सुन, शहर से तुझे कल मोबाइल लाकर दे दूंगा, राजेंद्र ने कहा। अगले दिन राजेंद्र ने हसीना को एक मोबाइल लाकर दे दिया। समय गुजरता रहा। राजेंद्र का जब मन करता वह हसीना को मिस कॉल कर देता। साइलेंट मोड पर मोबाइल पर आई मिस कॉल के इशारे को हसीना समझ जाती। उसके बाद शौच का बहाना करके वह खेत में बने एक कोठा में पहुंच जाती। वहां दोनों अपनी इच्छा पूरी करते। इस तरह पूरे महीने उनका यह खेल चलता रहा। कहते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी इस तरह के संबंध छिपाए नहीं छिपते। राजेंद्र और हसीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात लघुशंका के लिए खान उठा तो उसने राजेंद्र और हसीना को सुनसान पड़े घर में घुसते देख लिया। हकीकत जानने के लिए वह छिपकर वहीं बैठ गया। घंटे भर बाद दोनों एक साथ बाहर निकले तो खान पूरा मामला समझ गया।
राजेंद्र के बड़े भाई जितेंद्र को भी राजेंद्र और हसीना के संबंधों को लेकर संदेह हो गया था। एक सुबह हसीना नहाने के लिए गुसल खाने में घुसी तो उसके कपड़े में लिपटा मोबाइल फोन छोटी बहन के हाथ लग गया। तब हसीना ने वह फोन किसी सहेली की बात कर पिंड छुड़ाया। हसीना ने यह बात अब्बू को ना बताने के लिए छोटी बहन को राजी भी कर लिया। हसीना और राजेंद्र की हरकतों को जानकर खान बेचैन हो उठा। वह पूरी रात उसे उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिर उसने यह बात रहीम को बताने का निश्चय कर लिया। सुबह उठने पर वह रहीम को बाहर ले गया और राजेंद्र तथा हसीना के बीच पक रही खिचड़ी उसे बता दी। नाबालिग बेटी की हरकतें जानकर रहीम चौंका। उसके बाद दोनों ने पूरे मामले पर विचार विमर्श करके फैसला लिया कि यह बात बड़े मालिक महेश्वरी पटेल को बताई जाए। रहीम ने बहला फुसलाकर हसीना से मोबाइल फोन लेकर उसे ईंट से चकनाचूर कर दिया। खान और रहीम उसी दिन महेश्वरी पटेल से मिले। उन्होंने कहा, बड़े मालिक, आपका लाडला राजेंद्र मेरी नाबालिग हसीना पर डोरे डाल रहा है। वह उस पर गंदी नजर रखता है। हजूर, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। आप उसे रोकिए, अन्यथा बर्बादी की आंच आपका परिवार भी नहीं बचेगा। रहीम के मुंह से बेटे की करतूतें सुनकर महेश्वरी पटेल को भी चिंता हुई। उन्होंने दोनों को कुछ करने का आश्वासन देकर भेज दिया। महेश्वरी पटेल से शिकायत के बाद राजेंद्र के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। दीपावली नजदीक आ गई थी। मजदूर रहीम की इतनी औकात नहीं थी कि वह महेश्वरी पटेल के परिवार से पंगा लेता। इसलिए रहीम और खान ने अपने गांव लौटने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद खान और रहीम ने राजेंद्र से कहा, भैया, अब दिवाली नजदीक आ गई है। अब हम गांव जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी अब तक की मजदूरी का हिसाब कर दो। राजेंद्र ने सभी मजदूरों का हिसाब कर दिया। हिसाब हो जाने के बाद मजदूरों ने जाने की तैयारी कर ली। हिसाब होने पर गांव जाने की बात की जानकारी हसीना को हुई तो वह परेशान हो उठी। वह राजेंद्र को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती थी। राजेंद्र के साथ भले ही उसका विधिवत निकाह नहीं हुआ था, पर राजेंद्र ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा था। उसे मंगलसूत्र भी पहनाया था। हसीना के पास राजेंद्र से बात करने का सहारा मोबाइल था, जिसे उसके अब्बा ने लेकर तोड़ दिया था। अब उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वह राजेंद्र से मिलकर मन की बात कहती। उसकी नजर में एक ही रास्ता था कि वह तुरंत राजेंद्र से मिलकर इस विषय पर बात करे। एक दिन घर वालों से छिपकर वह राजेंद्र के खेतों की ओर निकल गई। रास्ते में उसे आत्मा मिला तो उसने कहा, अंकल, प्लीज अपना मोबाइल दे दीजिए, मुझे अब्बू से जरूरी बात करनी है। आत्मा ने उसे अपना फोन दे दिया। थोड़ा सा अलग हटकर हसीना ने राजेंद्र का नंबर मिला दिया। राजेंद्र ने फोन रिसीव किया तो हसीना बोली, राजेंद्र, मैं कपास के खेत में जा रही हूँ। इस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे अब्बू गांव ले जाना चाहते हैं, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम तुरंत मुझे मिलो, नहीं मिलो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हसीना की चेतावनी सुनकर राजेंद्र सन्न रह गया। वह जानता था कि हसीना जिद्दी है। बिना सोचे समझे वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह इसके खिलाफ कोर्ट कचहरी भी जा सकती है। पुलिस और कानूनी कार्रवाई की बात जहन में आते ही राजेंद्र परेशान हो उठा। उसका दिमाग घूम गया। परेशानी के इस आलम में उसने अपने बड़े भाई जितेंद्र को बुला लिया। दोनों भाइयों ने इस जटिल मुद्दे पर बात की, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं सूझी। तब राजेंद्र ने अपनी जिगरी दोस्तों नीरज और धीरज को खेत में बुला लिया। चारों राजेंद्र के गले आ पड़ी इस परेशानी का तोड़ ढूंढने में जुट गए। अंत में चारों ने परेशानी की मूल हसीना को ही मिटाने का भयानक निर्णय ले लिया। उन्होंने इसका तरीका भी खोज लिया। योजना को अंजाम देने के लिए राजेंद्र ने नीरज को भेजकर अपने एक अन्य दोस्त की बोलेरो जीप मंगवा ली। इसके बाद
राजेंद्र ने कपास के खेत में हसीना को आवाज देकर कोठा पर बुला लिया। वहां 3 अन्य लोगों को देखकर हसीना घबरा गई। राजेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत हसीना, ये तीनों मेरे अपने हैं। आज मैं इनकी मौजूदगी में तुमसे शादी करूंगा। यहाँ तुम्हारे घर वाले आ सकते हैं, इसलिए दूसरी जगह चलने के लिए गाड़ी मंगवा ली है। आगे वाले गांव में शादी की पूरी व्यवस्था मैंने करवा ली है, वहीं चलकर शादी कर लेंगे। अब तक अंधेरा घिर चुका था। शादी की बात सुनकर हसीना खुश हुई। अंजाम से अनजान हसीना खुशी खुशी चारों के साथ बोलेरो में सवार हो गई। नीरज ने गाड़ी नहर की पटरी पर दौड़ा दी। सुनसान पटरी पर चारों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी में रखी रस्सी से उन्होंने हसीना के हाथ पांव बांध दिए और किसी बंडल की तरह उसे नहर में उछाल दिया। मौत को सामने देख हसीना रोई गिड़गिड़ाई और असफल विरोध भी किया, पर नौजवानों के आगे भला वह क्या कर सकती थी। नहर में गिरते ही वह अथाह जल में समा गई। उधर घर में हसीना के न मिलने पर सभी घबरा गए। सांझ ढलने तक उसे लौटने पर रहीम और खान के गांव की पुलिस चौकी पहुंचे और राजेंद्र पर बेटी को भगाने का शक जाहिर करते हुए एक तहरीर दे दी। वहां उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो थाना पहुंचे और वहां बेटी के अगवा करने का आरोप लगाते हुए राजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नाबालिग बच्ची का मामला था, वह भी सुदूर जिला की रहने वाली थी। मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को मामले का खुलासा करने का आदेश दे दिया। गांव वालों द्वारा पता चला कि राजेंद्र और उसके 3 साथी गांव से लापता हैं। इससे ये चारों शक के दायरे में आ गए। गांव वालों से यह भी पता चला कि हसीना ने आत्मा के मोबाइल से राजेंद्र से बात की थी। डीएसपी भी पुलिस कार्रवाई पर नजर रख रहे थे। पुलिस को कोई सफलता मिलती इससे पहले ही नहर से सटे थाना की पुलिस ने नहर से 17-18 साल की एक लड़की की लाश बरामद की। लाश की शिनाख्त के लिए रहीम और उसकी बेगम को बुलवा लिया गया। मृतक लड़की के पैरों में 6-6 उंगलियां होने से माँ बाप ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी हसीना के रूप में कर दी। मुखबिरों की इत्तला पर पुलिस ने राजेंद्र को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करके साथियों के नाम बता दिए। पुलिस ने कोर्ट में उसे पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने राजेंद्र, जितेंद्र, नीरज और धीरज को गिरफ्तार कर लिया था। सभी से विस्तार से पूछताछ करके उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।